अच्छी क्रीड़ा लीला। श्री प्रिया प्रियतम कटहल वृक्ष से बने हुए अत्यंत सुंदर निकुंज में विराजमान हैं। चार अत्यंत सुंदर कटहल के वृक्ष 8-8 गज की दूरी से चारों कोनों में स्थित हैं। उनकी मोटी मोटी शाखाएं आपस में जुड़कर गुंबद के आकार की बन गई हैं। कटहल वृक्षों को चारों ओर से घेरकर अंगूर की लताएं फैली हैं, जिनमें गुच्छे के गुच्छे अंगूर के फल लटक रहे हैं। चारों कटहल के वृक्ष भी फल से भरे हैं। छोटे बड़े सब आकार के पनस फल कटहल के फल वृक्षों से लटक रहे हैं। कुछ पके हुए भी हैं तथा उनसे अत्यंत मीठी सुगंधी निकल निकल कर संपूर्ण वातावरण को सुवासित कर रही है। चारों दिशाओं में 4 दरवाजे हैं। दरवाजों के पास अंगूर की बेलें फैली हुई हैं। इन बेलों में अंगूर लटक रहे हैं। अंगूर सहित फैली हुई बेलों की शोभा ऐसी है मानो झालर टंग रही हो। छोटे छोटे पक्षी बेलों एवं वृक्षों पर इधर से इधर फुदक रहे हैं। ये पक्षी इतनी मीठी ध्वनि से बोल रहे हैं कि समस्त निकुंज एक अनिर्वचनीय मधुर धीमी स्वर लहरी से गुंजित हो रहा है। निकुंज के सहन के किनारे किनारे एक विचित्र जाति के छोटे छोटे 3-3 अंगुल ऊंचे नीले रंग के पौधे उगे हुए हैं तथा वे पौधे आपस में इतने जुड़े हुए हैं कि केवल उनकी छोटी छोटी पत्तियां ही दिख रही हैं। जड़ बिल्कुल नहीं दिखती। ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो 3 हाथ चौड़ी मखमली कालीन निकुंज के किनारे किनारे बिछ रही हो। निकुंज का शेष अंश ठीक उसी प्रकार से नीले रंग के किसी तेजस पत्थर से पटा हुआ है। फर्श इतना चिकना है कि झुकते ही उस पर अपने मुख का नीला नीला प्रतिबिंब दिखने लगता है। निकुंज के बीच के स्थल में पीले रंग की चादर बिछी हुई है। इसी चादर पर श्री प्रिया प्रीतम एवं सखियां अच्छी क्रीड़ा खेलने के लिए बैठी हुई हैं। श्री प्रिया पूर्व की ओर मुख किए हुए तथा श्याम सुंदर पश्चिम की ओर मुख किए हुए बैठे हैं। श्री प्रिया की दाहिनी ओर ललिता बैठी हैं एवं बाईं ओर चित्रा। श्री श्याम सुंदर की बाईं ओर विशाखा घुटना टेके बैठी हैं तथा दाहिनी ओर दक्षिण की ओर मुख किए हुए इंदुलेखा बैठी हैं। चंपकलता विशाखा की बाईं ओर अपने दाहिने हाथ से विशाखा के बाएं कंधे को पकड़े हुए बैठी हैं। तुंग विद्या ललिता एवं श्री प्रिया के बीच की जगह में कुछ पीछे हटकर बैठी हुई हैं। रंग देवी श्री प्रिया एवं चित्रा के बीच कुछ पीछे हटकर बैठी हैं। सुदेवी इंदुलेखा एवं चित्रा के बीच की जगह में कुछ पीछे हटकर बैठी हैं। मंजरियां उन्हें चारों ओर से घेर कर खड़ी हैं। खड़ी हुई मंजरियों की दृष्टि गड़ी हुई है श्री प्रिया प्रीतम एवं सखियों पर, जो अच्छे क्रीड़ा आरंभ करने वाली ही हैं। निम्न चित्र से स्पष्ट रूप से ज्ञात हो सकता है कि श्री प्रिया प्रीतम के साथ अन्य सखियां किस किस दिशा में कहाँ कहाँ बैठी हैं। श्री प्रिया प्रीतम के बीच में एक हाथ लंबा एवं एक हाथ चौड़ा कपड़े का टुकड़ा रखा हुआ है, जो अत्यंत सुंदर जरी की कारीगरी के कारण चमचम कर रहा है। अब अच्छी क्रीड़ा आरंभ होने के पूर्व श्री प्रिया कहती हैं, ना, मैं आज अपना दांव पहले चुन लूँगी। श्याम सुंदर कहते हैं, वाह, यह कैसे होगा? नियमानुसार जिसका नाम आएगा वह पहले चुनेगा। श्याम सुंदर की बात सुनकर श्री प्रिया के मुखारविंद पर विशुद्ध मुस्कान छा जाती है तथा वे कहती हैं, देखो, तुम प्रतिदिन कुछ न कुछ चालाकी अवश्य करते हो, नहीं तो पहले तुम्हारा ही दांव कैसे आ जाता है? ना, आज वैसे नहीं, पहले मैं अपना दांव चुन लूँगी, फिर कोई भी चुने। रानी की बात सुनकर श्याम सुंदर मुस्कुराते हुए कहते हैं, अच्छा, आज यदि पहले मेरा दांव आया तो मैं वह दांव तुम्हें दे दूंगा और तुम्हारा जो दांव होगा वह मैं ले लूँगा। क्यों, यह तो मंजूर है? रानी हंसकर कहती हैं, हाँ, यह मंजूर है। रानी के यह कहते ही अत्यंत सुंदर परात में गुलाब के अतिशय सुंदर 10 फूलों को लिए हुए वृंदा दक्षिण की ओर से आकर खड़ी हो जाती हैं। गुलाब के फूल इस प्रकार रखे हुए हैं कि दल नीचे की ओर तथा डंटी ऊपर की ओर है। वृंदा परात रख देती हैं तथा पूर्व उत्तर की ओर मुख करके ललिता एवं चंपकलता के बीच में जो जगह थी वहीं बैठ जाती हैं। अपनी आंखें हाथों से मूंद लेती हैं तथा कहती हैं, तुम लोग अपनी इच्छानुसार स्थान परिवर्तन कर लो। अब सबसे पहले ललिता परात में हाथ डालती हैं तथा फूलों का स्थान इधर उधर कर देती हैं। उसके बाद श्याम सुंदर फूलों का स्थान बदल देते हैं। फिर वृंदा पूछती हैं, क्यों, हो गया? श्याम सुंदर कहते हैं, हाँ, आंखें खोलो। वृंदा आंखें खोलती हैं तथा अपनी एक दासी को बाहर से बुलवाती हैं। दासी आ जाती है। वृंदा उसे इशारा करती हैं। वह पहले एक फूल रानी को देती है,
इसके बाद एक फूल श्याम सुंदर को। फिर ललिता, विशाखा, चित्रा, इंदुलेखा, चंपकलता, रंग देवी, तुंग विद्या एवं सुदेवी आठों को क्रमशः एक एक फूल दे देती है। श्याम सुंदर को जो फूल मिला उस पर 7 के अंक का चिन्ह निकला। रानी को जो फूल मिला उस पर 3 का अंक मिला। ललिता, विशाखा, चित्रा, इंदुलेखा, चंपकलता, रंग देवी, तुंग विद्या एवं सुदेवी के फूलों पर क्रमशः 5, 6, 8, 4, 9, 2, 10, 1 के चिन्ह थे। अतः यह निर्णय हो गया कि सर्वप्रथम एक सुदेवी को दांव चुन लेने का अधिकार है। पहला। इसके बाद क्रमशः दूसरा रंग देवी, तीसरा राधा रानी, चौथा इंदुलेखा, पांचवा ललिता, छठा विशाखा, सातवां श्याम सुंदर, आठवां चित्रा, नौवां चंपकलता एवं 10वां तुंग विद्या दांव चुनेंगी। श्याम सुंदर कहते हैं, हाँ सुदेवी, तू कौन सा चुनती है? सुदेवी मुस्कुराकर ललिता की ओर देखती हैं, फिर सोचकर कहती हैं, मैं 3 नंबर के कोष्ठ को अपना दांव स्वीकार कर रही हूँ। अब रंग देवी की बारी आती है। वे 6 नंबर का कोष्ठ स्वीकार करती हैं। रानी कुछ सोचकर कहती हैं, मैं 9वां कोष्ठ ले रही हूँ। इसके बाद इंदुलेखा 8वां, ललिता दूसरा, विशाखा 14वां कोष्ठ ले लेती हैं। अब श्याम सुंदर की बारी आती है। श्याम सुंदर एक तीक्ष्ण दृष्टि सभी कोष्ठों पर डालकर धीरे से कहते हैं, मैं 12वां कोष्ठ स्वीकार करता हूँ। श्याम सुंदर के बाद चित्रा 11वां कोष्ठ, चंपकलता चौथा एवं तुंग विद्या 5वां कोष्ठ स्वीकार कर लेती हैं। अब वृंदा बहुत सुंदर नीले मखमल की बनी हुई एक छोटी पोटली अपनी कंचुकी से निकालती हैं और उस पोटली को खोलती हैं। पोटली में अत्यंत सुंदर किसी पीले रंग की तेजस धातु की बनी हुई 16 कौड़ियाँ हैं। कौड़ियाँ इतनी सुंदर हैं एवं इतनी चिकनी हैं कि देखते ही चकित हो जाना पड़ता है। प्रत्येक कौड़ी पर गलवाही डाले प्रिया प्रीतम की अतिशय सुंदर छवि अंकित है। छवि इतनी कारीगरी से बनाई हुई है कि बिल्कुल सजीव सी प्रतीत हो रही है। कौड़ियों पर श्री प्रिया प्रीतम की छवि देखकर सबका मन खिल उठता है। अब वृंदा देवी खेल प्रारंभ होने की आज्ञा देती हैं। वृंदा देवी कहती हैं, आज के खेल में यह स्थिर कर रही हूँ कि पहला, जिसने जो दांव चुन लिया है उसे अपनी बारी आने पर 16 कौड़ियों को उछालकर दांव की जो संख्या है उतनी कौड़ियाँ चित्त गिराने की चेष्टा करनी चाहिए। यदि उतनी चित्त नहीं गिरी तो वह दांव हारी हुई समझी जाएगी तथा उस संख्या के दांव कोष्ठ पर जिस अंग का नाम अंकित है उस पर सखी हारेगी तो सखी के उस अंग पर श्याम सुंदर का एवं श्याम सुंदर हारेंगे तो श्याम सुंदर के उस अंग पर सखी का अधिकार समझा जाएगा। दूसरा, यदि उतनी कौड़ियाँ उसने चित्त गिरा दी तो दांव की जीत समझी जाएगी तथा उस कोष्ठ पर जिस श्री अंग का नाम अंकित है उस अंग पर यदि सखी जीतेगी तो श्याम सुंदर के उस अंग पर सखी का और श्याम सुंदर जीतेंगे तो सखी के उस अंग पर श्याम सुंदर का अधिकार समझा जाएगा। तीसरा, प्रत्येक सखी एवं श्याम सुंदर का दांव अलग अलग समझा जाएगा, अर्थात एक सखी एवं श्याम सुंदर, फिर एक सखी एवं श्याम सुंदर, इस प्रकार 2-2 का दांव रहेगा। चौथा, प्रत्येक हारी हुई सखी के बाद श्याम सुंदर को दांव फेंकने का अधिकार रहेगा। पांचवा, यदि किसी ने 16 कौड़ियाँ चित्त गिराई तो उसके दांव की जीत तो हो ही गई, साथ ही कोष्ठ संख्या 1 में जो अंग है प्रतिद्वंदी के उस अंग पर भी उसका अधिकार हो जाएगा तथा तुरंत ही पुनः दांव फेंकने का, कौड़ियाँ उछालने का भी अधिकार होगा। छठा, लगातार कई बार 16 कौड़ियाँ चित्त गिराने वाले का यथा योग्य अधिकार प्रतिद्वंदी के किन किन अंगों पर होगा, अर्थात कोष्ठ संख्या 1, 2, 3 आदि में निर्दिष्ट अंगों पर किस क्रम से होगा, यह मैं उसी समय घोषित करूँगी। अब खेल प्रारंभ होता है। सर्वप्रथम सुदेवी कौड़ियों को उछालती हैं। सुदेवी का दांव 3 संख्या का था, पर कौड़ियाँ 2 चित्त गिरी एवं 14 पट। श्याम सुंदर खिलखिलाकर हंस पड़ते हैं। वृंदा कहती हैं, यह पहला दांव था पर सुदेवी हार गई। हाँ, पहला दांव होने के कारण मैं निर्णय कर्त्री के विशेष अधिकार से यह सुविधा सुदेवी को दे रही हूँ कि श्याम सुंदर भी अब इस बार दांव फेंकते समय यदि हार गए तो सुदेवी की हार रद्द समझी जाएगी, पर कहीं जीत गए तो सुदेवी की हार तो कायम ही रही। साथ ही कोष्ठ संख्या 1 पर जो अंग है उस पर भी बिना दूसरे दांव जीते ही श्याम सुंदर का अधिकार समझा जाएगा। क्यों सुदेवी, स्वीकार है या नहीं? वृंदा की बात सुनकर सुदेवी विचार में पड़ जाती हैं। यद्यपि हृदय तो हार हो या जीत हो
दोनों अवस्थाओं में ही प्रेम से थिरक थिरक कर नाच रहा है। पर बाहर गंभीर सी मुद्रा में कहती हैं, ललिते क्या करूं? ललिता कहती हैं, तू मान ले, देखा जाएगा। सुदेवी हामी भर लेती हैं। अब श्याम सुंदर कौड़ियाँ उछालते हैं तथा इस चतुराई से उछालते हैं कि 16 कौड़ियाँ चित्त गिरती हैं। यह देखकर श्याम सुंदर तो प्रसन्नता से भर उठते हैं। सुदेवी कुछ शर्मा जाती हैं। श्याम सुंदर कहते हैं, वृंदे पहले से स्पष्ट घोषणा करती चली जा, नहीं तो क्या पता ये सब पीछे से बेईमानी करेंगी। वृंदा प्यार में भरकर कुछ देर सोचकर कहती हैं, श्याम सुंदर का सुदेवी के बाएं कपोल पर, बाएं नेत्र पर, बाएं हाथ पर एवं दाहिने नेत्र पर भी अधिकार हो गया तथा नियम के अनुसार श्याम सुंदर को फिर से दांव फेंकने का अधिकार है। वृंदा की बात सुनकर श्याम सुंदर फिर दांव फेंकते हैं तथा इस बार 13 कौड़ियाँ चित्त गिरती हैं। श्याम सुंदर कुछ लज्जा से जाते हैं। सुदेवी प्रसन्न हो जाती हैं। वृंदा कहती हैं, इस बार दांव श्याम सुंदर हार गए हैं, इसीलिए श्याम सुंदर के बाएं हाथ पर सुदेवी का अधिकार हो गया। इसके बाद रंग देवी दांव फेंकेंगी। वृंदा की बात सुनकर रंग देवी कौड़ियाँ उछालती हैं तथा 6 कौड़ियाँ चित्त गिरती हैं। वृंदा कहती हैं, रंग देवी दांव जीत गई हैं, इसीलिए श्याम सुंदर के ललाट पर रंग देवी का अधिकार हो गया। अब मेरी प्यारी रानी दांव फेंकेंगी। अब रानी की बारी आते ही श्याम सुंदर एवं सभी सखियों मंजरियों का मन उत्कंठा से भर जाता है। रानी अतिशय उत्कंठा से कौड़ियों को हाथ में ले लेती हैं। प्यारे श्याम सुंदर के मुखारविंद की ओर ताकती हुई कौड़ियाँ उछाल देती हैं। इस बार 8 कौड़ियाँ चित्त तथा शेष 8 कौड़ियों में एक कौड़ी दूसरी 2 कौड़ियों पर चढ़ी हुई आधी चित्त गिरी। ललिता तुरंत बोल उठती हैं, यह आधी कौड़ी भी पूरी समझी जाएगी, इसीलिए मेरी प्यारी सखी की ही जीत हुई है। श्याम सुंदर कहते हैं, वाह, क्या मनमानी करने से बात बन जाएगी? कौड़ियाँ 8 चित्त गिरी हैं, तुम्हारी सखी हार गई हैं। श्याम सुंदर एवं अन्य सखियों में बात होने लगती है। सखियाँ कहती हैं, नहीं, मेरी प्यारी राधा की जीत हुई है। श्याम सुंदर रानी से कहते हैं, नहीं, तू हार गई है। वृंदा पर निर्णय का भार था ही, अतः सब सखियाँ एवं श्याम सुंदर वृंदा की ओर देखने लगते हैं। वृंदा कुछ सोचकर कहती हैं, जीत तो रानी की हुई प्रतीत होती है, पर प्यारे श्याम सुंदर का संदेह मिटाने के लिए मैं यह आज्ञा दे रही हूँ कि रानी उन तीनों कौड़ियों को फिर से उछाल दें। यदि तीनों में से 2 कौड़ियाँ रानी चित्त गिरा सकी तो उसकी जीत समझी जाएगी। यदि तीनों चित्त गिरेंगी तो बिना दांव फेंके रानी का श्याम सुंदर के दाहिने हाथ पर भी अधिकार हो जाएगा। पर कहीं एक चित्त गिरी तो किसी की हार जीत नहीं मानी जाकर रानी को फिर से दांव फेंकना पड़ेगा। क्यों श्याम सुंदर, मंजूर है? श्याम सुंदर कुछ मुस्कुराते हुए श्री प्रिया की ओर देखकर धीरे से कहते हैं, ठीक है, यही सही। रानी कौड़ियाँ उछालती हैं। तीनों कौड़ियाँ चित्त गिरती हैं। सखियों में हंसी का प्रवाह बह जाता है। श्याम सुंदर भी हंसने लगते हैं। वृंदा भी कहती हैं, श्याम सुंदर के दोनों हाथों पर रानी का अधिकार हो गया। अब क्रमशः सखियां दांव फेंकती हैं। इंदुलेखा के द्वारा दांव फेंके जाने पर 10 कौड़ियाँ चित्त गिरती हैं। वृंदा कहती हैं, इंदुलेखा दांव हार गई, इसीलिए इंदुलेखा के ओष्ठ पर श्याम सुंदर का अधिकार हो गया। श्याम सुंदर, तुम दांव फेंको। श्याम सुंदर दांव फेंकते हैं। 12 कौड़ियाँ चित्त गिरती हैं। वृंदा कहती हैं, इंदुलेखा के बाएं हाथ पर श्याम सुंदर का अधिकार। अब ललिता की बारी आती है। इस बार सभी कौड़ियाँ उठाकर श्याम सुंदर ललिता के हाथ में दे देते हैं। ललिता हंसती हुई कौड़ियों को पकड़ लेती हैं तथा कहती हैं, तुम्हारी स्पर्श की हुई कौड़ी है, पता नहीं तुमने जादू टोना किया होगा। देवी कात्यायनी मेरी सहायता करें, रक्षा करें। देवी का स्मरण करके ललिता कौड़ियाँ उछाल देती हैं। 16 कौड़ियाँ चित्त गिरती हैं। सभी हंसने लगती हैं। कौड़ियाँ उठाकर पुनः ललिता उछाल देती हैं। इस बार भी 16 कौड़ियाँ चित्त गिरती हैं। सखियों में हंसी का मानो तूफान सा उठने लगा। रानी प्यार में भरकर ललिता को अपने दाहिने हाथ से खींचकर शरीर से सटा लेती हैं। ललिता पुनः कौड़ियों को उछालती हैं। इस बार 3 चित्त गिरती हैं। श्याम सुंदर हंस पड़ते हैं। वृंदा कहती हैं, 2 दांव के अनुसार श्याम सुंदर के दोनों नेत्रों पर, दोनों कपोलों पर ललिता का अधिकार हुआ। तीसरा दांव ललिता हार गई, इसलिए ललिता के अधर पर श्याम सुंदर का अधिकार है। ललिता बहुत शीघ्रता से कहती हैं, वाह वृंदे वाह, तुम्हें नियम भी याद नहीं है। मेरे स्वयं का दांव तो मेरा दाहिना नेत्र है। वृंदा कहती हैं, ठीक ठीक, भूल गई। अधर के बदले तुम्हारे दाहिने नेत्र पर श्याम सुंदर का अधिकार रहा। वृंदा की बात सुनकर सभी हंसने लगती हैं। अब पुनः श्याम सुंदर कौड़ियाँ उछालते हैं।
12 कौड़ियाँ चित्त गिरती हैं। वृंदा कहती हैं, ललिता के बाएं हाथ पर श्याम सुंदर का अधिकार। अब विशाखा दांव फेंकती हैं। 15 कौड़ियाँ चित्त गिरती हैं। वृंदा कहती हैं, विशाखा के बाएं चरण पर श्याम सुंदर का अधिकार। श्याम सुंदर पुनः कौड़ियाँ फेंकते हैं। 14 कौड़ियाँ चित्त गिरती हैं। वृंदा घोषणा करती हैं कि श्याम सुंदर के बाएं हाथ पर विशाखा का अधिकार। चित्रा का दांव आता है। इस बार ठीक 11 कौड़ियाँ चित्त गिरती हैं, पर श्याम सुंदर जल्दी से गिनने का बहाना करके एक कौड़ी और भी चित्त कर देते हैं तथा कहते हैं, ना, 12 कौड़ियाँ चित्त गिरी हैं, यह तो दांव हार गई। ठीक इसी समय वृंदा की एक दासी वृंदा के कान में कुछ धीरे से कहने लग गई थी। इसमें वृंदा का ध्यान उधर बट गया। श्याम सुंदर की इस चतुराई को देख नहीं सकी। अब तो प्रेम का कलह होने लग गया। ललिता, चित्रा आदि कहती, वाह, तुमने एक कौड़ी और चित्त कर दी है, दांव चित्रा ने जीता है। श्याम सुंदर कहते हैं, वाह, जब मैंने सबसे बेईमानी नहीं की तो चित्रा से हमारा कोई बैर है कि मैं बेईमानी करूँगा। वृंदा कुछ शर्मा सी गई, क्योंकि भूल उनकी थी, उन्होंने ठीक से देखा नहीं। दूसरी बात में लग गई। वृंदा ने कहा, दूसरी बार दांव फेंको। इस प्रस्ताव को अस्वीकार करते हुए चित्रा कहने लगी, मैं अपना जीता हुआ दांव छोड़कर जोखिम क्यों उठाऊं? श्याम सुंदर कहते हैं, यह अवश्य ही हार गई। वृंदा प्रार्थना की मुद्रा में रानी की ओर देखती हुई कहती है, मेरी रानी, किसी प्रकार चित्रा मान ले। यह मेरी भूल थी कि मैं ठीक से नहीं देख सकी। रानी विचारने लगती है तथा कहती हैं, अच्छा देख चित्रे, वृंदा की भूल के कारण यह गड़बड़ हो गई है, इसीलिए फिर से दांव लगा। यदि तू जीत गई तो कोई प्रश्न ही नहीं है, पर यदि हार गई तो मैं वह दांव ले लूँगी, अर्थात तुम्हें कुछ नहीं कहकर श्याम सुंदर वह दांव मुझसे वसूल करेंगे तथा इसके पश्चात जब श्याम सुंदर कौड़ियाँ उछालेंगे तो उन्हें इस बार 11वीं संख्या का दांव लगाना पड़ेगा। यदि श्याम सुंदर हार गए तब तो तुम्हारा दांव आ ही जाएगा, पर कहीं जीत गए होते तो उनकी जोखिम फिर तो उठा ले, और तो क्या हो सकता है। रानी की बात सुनकर सभी एक स्वर में सम्मति दे देती हैं। चित्रा मुस्कुराते हुए कौड़ियाँ पुनः उछालती हैं, पर इस बार 10 कौड़ियाँ चित्त आती हैं। श्याम सुंदर हंस पड़ते हैं। वृंदा भी कुछ मुस्कुराकर कहती हैं, क्या बताऊं। श्याम सुंदर हंसते हुए कौड़ियाँ उठा लेते हैं तथा कहते हैं, अब देख, तेरा एक एक अंग जीत लेता हूँ। वृंदे, तो अभी से मेरी जीत की साफ साफ घोषणा भले कर दे। श्याम सुंदर कौड़ियाँ उछालते हैं। 16 कौड़ियाँ चित्त गिरती हैं। फिर उछालते हैं, फिर 16 कौड़ियाँ चित्त गिरती हैं। फिर उछालते हैं, फिर 16 चित्त गिरती हैं। इसके बाद 3 बार और उछालते हैं और तीनों बार 16 चित्त गिरती हैं। चित्रा तो लजा सी जाती है। रानी इस बार कौड़ियों को श्याम सुंदर के हाथ से हंसती हुई छीन लेती हैं। श्याम सुंदर हंसते हुए कहते हैं, वाह वाह, अभी मेरा दांव है। श्याम सुंदर कौड़ियों के लिए छीना झपटी करते हैं। रानी कौड़ियों को दोनों मुट्ठियों में कसकर पकड़ लेती हैं। श्याम सुंदर कौड़ी लेना चाहते हैं, रानी छोड़ना नहीं चाहती। श्याम सुंदर वृंदा से कहते हैं, देख वृंदे, तो चुपचाप बैठी रहेगी क्यों? वृंदा कहती हैं, रानी, दांव श्याम सुंदर का है, कौड़ियाँ उन्हें दे दो। ललिता कहती हैं, तुमने ही तो सब गड़बड़ मचाई है, अब श्याम सुंदर का पक्ष करने चली है। वृंदा हंसने लगती हैं। रानी कौड़ियाँ पकड़े हुए उठ पड़ती हैं। श्याम सुंदर भी चटपट उठ पड़ते हैं। श्याम सुंदर एक चतुराई कर बैठते हैं। वे रानी का अंचल पकड़ लेते हैं। अंचल पकड़ते ही कौड़ियों को छोड़कर रानी उसे संभालने लग जाती है। कौड़ियाँ झरझर करती हुई जमीन पर गिर पड़ती हैं। श्याम सुंदर हंसते हुए बैठ जाते हैं, कौड़ियाँ उठा लेते हैं। रानी भी हंसते हुए पुनः आसन पर पूर्ववत बैठ जाती हैं। श्याम सुंदर कौड़ियाँ उछालते हैं, पर इस बार 15 कौड़ियाँ चित्त गिरती हैं। वृंदा कुछ क्षण कोष्ठ को देखकर तथा अंगुली पर दांव गिनकर कहती हैं, चित्रा के दांव को रानी ने लिया था, चित्रा दांव हारी, इसीलिए रानी के हृदय पर श्याम सुंदर का अधिकार। इसके बाद श्याम सुंदर ने लगातार 6 दांव जीते हैं, इसीलिए चित्रा के हृदय, दोनों नेत्र, दोनों कपोल, अधर, लीलार, ठोड़ी, ओष्ठ, दोनों हाथ एवं नासिका पर श्याम सुंदर का अधिकार हुआ। अंतिम दांव श्याम सुंदर हार गए, इसीलिए श्याम सुंदर के हृदय पर चित्रा का अधिकार हुआ। इस समय सभी हंस रहे हैं। अब चंपकलता कौड़ियाँ उछालती है। 4 कौड़ियाँ चित्त गिरती हैं। वृंदा कहती हैं, श्याम सुंदर के दाहिने कपोल पर चंपकलता का अधिकार। इसके बाद तुंग विद्या कौड़ियाँ उछालती हैं, पर 4 कौड़ियाँ इस बार भी चित्त गिरती हैं।
वृंदा कहती हैं, तुंग विद्या के आधार पर श्याम सुंदर का अधिकार। अब सबसे अंत में पुनः श्याम सुंदर कौड़ियाँ उछालते हैं, पर इस बार 13 कौड़ियाँ चित्त गिरती हैं। वृंदा कहती हैं, श्याम सुंदर के बाएं हाथ पर तुंग विद्या का अधिकार। वृंदा के यह कहते ही चित्रा कोष्ठ वाले कपड़े को उलट देती हैं तथा उठकर भागने लगती हैं और सखियां भी चटपट उठने लगती हैं। श्याम सुंदर पहले दौड़कर चित्रा को पकड़ लेते हैं। चित्रा हंसने लगती हैं। श्याम सुंदर चित्रा को लाकर वहीं पुनः बैठा देते हैं। इसी समय उड़ता हुआ एक तोता निकुंज में प्रवेश करता है तथा दरवाजे की एक डाली पर बैठकर आंखों को कोयों में घुमाकर कहता है, जय हो प्रिया प्रियतम की, आज्ञा हो तो कुछ निवेदन करूं। तोते की बात सुनकर शीघ्रता से वृंदा कहती है, हाँ हाँ जल्दी से बोल। वृंदा देवी की आज्ञा से मोहन घाट पर स्थित कदम्ब के पेड़ पर बैठा हुआ पहरा दे रहा था। अभी कुछ क्षण पहले तुम्हारे राधा रानी के महल से एक सुंदर ब्राह्मण कुमार एवं एक वृद्धा स्त्री निकली। दोनों आपस में बातें कर रहे थे। वृद्धा कहती थी कि ब्राह्मण कुमार, मुझे पूर्ण आशा है कि आप मेरी प्रार्थना अवश्य अवश्य मान लेंगे। जिस किसी उपाय से भी आप मुझ पर कृपा करके मेरी लालसा अवश्य पूर्ण करेंगे। ब्राह्मण कुमार कहता था कि मैंने सारी परिस्थिति तुमसे बतला ही दी है, पूरी चेष्टा करूँगा, पर सफलता तो विधाता के हाथ में है। आज का तो मैं वचन देता हूँ, उसे अवश्य भेज दूंगा। मैं भी आने की चेष्टा करूँगा तथा उसे राजी करने की भी हार्दिक चेष्टा तुम्हारे सामने भी करूँगा। आगे हरी इच्छा। फिर ब्राह्मण कुमार एवं वह वृद्धा दोनों दक्षिण की तरफ बढ़ने लगे। प्रथम राजपथ पर आते ही वह ब्राह्मण कुमार तो पूर्व की ओर चला गया तथा वृद्धा ने वह पगडंडी पकड़ी जो गिरिवर स्रोत की ओर जाती है। वृंदा देवी का यह आदेश था कि रानी के महल से किसी वृद्धा को इस तरफ आती देखकर तुरंत उसी क्षण मुझे खबर दे देना। इसीलिए मैं पूरी शक्ति लगाकर वहां से उड़ा और यहाँ आकर आपको यह सूचना दे रहा हूँ। मैं इतनी तेजी से उड़ा हूँ कि वह वृद्धा अभी तक 300 गज भी आगे नहीं बढ़ सकी होगी। तोते की बात सुनकर रानी का मुख बिल्कुल उदास हो जाता है। श्याम सुंदर भी गंभीर बन जाते हैं, पर रानी की दशा देखकर अपनी गंभीरता छिपाते हुए उठ पड़ते हैं। सखियां भी सब गंभीर हो जाती हैं। प्यारे श्याम सुंदर रानी को अपने हृदय से लगा लेते हैं। रानी हृदय से लगकर गंभीर श्वास लेने लगती हैं। वृंदा ललिता से कहती हैं, समय कम है, शीघ्रता करनी चाहिए। ललिता गंभीर मुद्रा में श्याम सुंदर को कुछ इशारा करती हैं तथा रानी को पकड़ लेती हैं। अब धीरे धीरे प्रिया प्रीतम निकुंज के पूर्वी फाटक से निकलकर रविश छोटी सड़क पर पूर्व की ओर चलने लगते हैं। श्याम सुंदर श्री प्रिया को संभालते हुए चल रहे हैं। प्यारे श्याम सुंदर से अब कुछ देर के लिए अलग होना पड़ेगा, इस विचार से श्री प्रिया का प्राण छटपटाने लगा है। श्याम सुंदर के प्राण भी छटपटा रहे हैं, पर वे अपनी व्याकुलता छिपाए हुए चल रहे हैं कि जिससे मेरी प्रिया कहीं मुझे व्याकुल देखकर और भी व्याकुल न हो जाए। लगातार कुछ देर पूर्व की ओर चलकर फिर वे दक्षिण की ओर मुड़ पड़ते हैं तथा उसी दिशा में कुछ देर चलते रहते हैं। चलते चलते ललिता कुंज की दक्षिणी सीमा की चारदीवारी पर आ जाती है। यहाँ एक छोटा फाटक है, उससे निकलकर फिर पूर्व की ओर कुछ दूर चलते हैं। अब ललिता कुंज एवं विशाखा कुंज के बीच से उत्तर दक्षिण की ओर जो सड़क जाती है उस पर आ पहुँचते हैं। श्याम सुंदर पुनः श्री प्रिया को हृदय से लगा लेते हैं तथा कुछ क्षण वे उनके मुखारविंद की ओर देखते हुए गंभीर मुद्रा में प्रिया से कुछ दूर अलग हटकर खड़े हो जाते हैं। फिर उत्तर की ओर चलने लगते हैं। रानी एवं सखियां चुपचाप खड़ी रहकर निर्निमेष नयनों से उधर की ओर देखती रहती हैं। श्याम सुंदर बार बार गर्दन घुमा घुमा कर रानी की ओर प्रेम भरी दृष्टि से देखते जा रहे हैं। करीब 1 फरलांग उत्तर की तरफ जाकर एक फाटक से विशाखा की कुंज में प्रवेश करके आंखों से ओझल हो जाते हैं। रानी कुछ क्षण एकटक उसी दिशा की ओर देखती रहती हैं, फिर ललिता के कंधे को पकड़कर दक्षिण की ओर सूर्य मंदिर में जाने के उद्देश्य से चल पड़ती हैं। जय जय श्री राधे।